हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारी बीएनएस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आ गए अपने चैप्टर 17 पर और हमने अपना सेक्शन 3013 तक कंप्लीट कर लिया था, यानी 313 तक हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन 314 यानी 314। देखिए, ये वाला जो चैप्टर है हमारा 17, इसके जितने भी सेक्शन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, सेक्शन बेस्ड हो, प्रॉब्लम बेस्ड हो या आपके लिस्ट्रेशन बेस्ड हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट करे हुए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सेक्शन 314 यानी 314, जो बहुत मतलब कि सीरीज के तो खैर सारे ही जितने भी हमारे सेक्शन है सभी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम अभी पुराने सेक्शन, पुराने अगर हम आईपीसी से बात करें तो ये कहाँ था, ये 403 में हुआ करता था। अब ये कहाँ आ गया, ये आ गया हमारा 314 में। ये किस चीज का सेक्शन है, किससे रिलेटेड है? ये है आपका डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी अगर आप संपत्ति का कैसे प्रयोग करते हैं, किसी भी संपत्ति का दुर्विनियोग करते हैं यानी मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं, यानी जो चीज आपकी नहीं है फिर भी आप उसको कैसे अपनी समझकर यूज करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मिस अप्रोप्रिएशन यानी दुर्विनियोग करना। यानी जो चीज आपकी है नहीं उसको आप अपनी समझ के क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जितने भी सेक्शन है, यानी हमारे 314 से जितने भी सेक्शन शुरू होंगे वो किसके से रिलेटेड होंगे, वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो देखिए, इसमें 314 क्या कहता है, हु एवर डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन और कन्वर्ट, यानी या तो दुर्विनियोग करे या उसको कन्वर्ट करे। कैसे? टू हिज ऑन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी। अब आप चीज समझिए कि ये क्या कहता है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी के मूवेबल यानी कोई फोन है, जैसे ए और बी का है। देखिए, बी ए बी दोनों दोस्त हैं और बी का वो फोन है। ए या तो उस फोन को बिना उसकी इजाजत के क्या करता है, उठा के ले आता है और उसे ऐसे यूज करता है जैसे उसका है, चाहे वो उसे यूज करे चाहे उसको वो बेच दे। तो इसने क्या अपराध किया, इसने मिस अप्रोप्रिएशन किया, क्योंकि जो चीज उसकी थी नहीं उसने उसका दुर्विनियोग किया, यानी अपने फायदे के लिए उसका यूज किया। या फिर कोई मूवेबल चीज, कोई प्रॉपर्टी आप उसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किसके, खुद के यूज के लिए। यानी कैसे कि उसको ऐसे शो करते हैं जैसे वो आपके अपने है, यानी उसको अपने लिए ये यूज करते हैं, अपने लिए उसको ट्रांसफर करा लेते हैं। तो ये कहलाता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करता है तो उसकी सजा कितनी होगी? उसकी सजा होती है 6 मंथ, ठीक है। और उसको के और जो कहाँ तक बढ़ सकती है, जो बढ़ सकती है 2 साल तक, और उसके साथ क्या पे करना पड़ेगा, फाइन भी। यानी अगर कोई मिस अप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी का क्या करता है, मिस यूज, किसी प्रॉपर्टी का मिस यूज कर रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है, चाहे उसको कन्वर्ट करके या कैसे भी यूज करता है, किसके लिए, अपने लिए। पर प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी। यहाँ पे कोई भी इमूवेबल की बात नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल की बात है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाले, इनको हाईलाइट करके रखिए। सजा कितनी है? कम से कम 6 महीना और ज्यादा से ज्यादा 2 साल। अब इसका एक इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इलस्ट्रेशन है इससे काफी बार क्वेश्चन आते हैं। ए एंड बी बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ अ हॉर्स, ए और बी क्या है, जॉइंट ओनर है किसके, एक हॉर्स के, यानी एक घोड़ा है जिसको दोनों ने मिलकर खरीदा है। ए टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ बी पोजेशन इंटेंडिंग टू यूज, ए क्या करता है, उसकी पोजेशन से बाहर ले जाता है। और उस बी को क्यों ले जा, उस घोड़े को क्यों ले जा रहा है बी? क्योंकि वो क्या करता है, उसके साथ चाहे उस पे हॉर्स राइडिंग करे या उसके पे बैठ के घूमे या उसको किसी भी काम में यूज करे। ए हैज राइट टू यूज हॉर्स, ए के पास पूरा पूरा राइट है किस चीज को, हॉर्स को यूज करने का, चाहे वो बी की पोजीशन से उसे बाहर भी ले आए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे उसने अभी तक कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही जॉइंट ओनर है। अब चाहे बी ले जाए चाहे ए ले जाए, तो यहाँ तक अभी तक कोई अपराध नहीं हुआ है। तो वो क्या कहता है, ही डज नॉट नो और डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन, यानी उसने कोई भी दुर्विनियोग नहीं किया, यानी उस चीज का कोई भी गलत फायदा नहीं उठाया। अब सिचुएशन बदल जाते, अब इसमें आता है एक वर्ड बट। अब ये बट कहाँ क्यों आया है,
समझिए, इफ ए सेल द हॉर्स एंड अप्रोप्रिएट द होल प्रोसीड टू हिज ओन यूज, यानी अगर ए उसे क्या करता है, बेच देता है और उससे जो भी पैसा आता है उसे काहे के लिए यूज कर लेता है, उसे अपने लिए यूज कर लेता है। यानी बी को बताए भाई अगर ए घोड़े को बेच दे और उससे जो भी उसे मनी मिल रही है, यानी उसका जो होल, यानी उसकी जो पूरी, जो उससे आपको पैसा मिलेगा, यानी जो फायदा है उसका, उससे पूरा फायदा वो क्या करे, वो अकेला यूज करे, तो ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो क्या होगा, फिर वो गिल्टी माना जाएगा किसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अभी तक जब बात पहली हुई, यानी फर्स्ट टाइम हुई, तो वो क्या थे, कॉर्नर थे, यानी जॉइंट थे। उनमें से एक भी अगर एक मान लीजिए दोनों ने मिलके खरीदा था, तो एक ले जाए या दूसरा ले जाए, घूमने के लिए ले जाए, कहीं ले किसी और को घुमाने के लिए ले जाए, तो जायज था, उन्होंने जब तक कोई अपराध नहीं किया। बट अगर एक व्यक्ति उनमें से ले जाता है, उसे बेच देता है, उससे जो पैसा आता है उसे खुद के लिए यूज कर लेता है बिना दूसरे को बताए, तो वो क्या होगा, वो इस सेक्शन के अंदर क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। आई होप अब आपको ये चीज समझ आ गई। अब इसकी एक्सप्लेनेशन वन क्या कहते हैं, ए डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली मिसअप्रोप्रिएशन विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, यानी केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस तरह के अंत, यानी अगर आप क्या करते हैं, अगर थोड़े से समय के लिए भी क्या करते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं, किसके, फॉर अ लिटिल टाइम, यानी छोटे समय के लिए भी, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी मिस अप्रोप्रिएशन माना जाएगा किसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर। यानी आपने मान लीजिए, मैं आपको समझाऊं, अगर कोई एक चेक है, वो आपका एक फ्रेंड है, वो आपसे कहता है कि भाई ये मेरा 10,000 का चेक है, तू जाके बैंक में जमा कर दे। अब आप क्या करते हैं, उस चेक को बैंक में नहीं जमा करते हैं, सोचते हैं कि यार अभी तो मुझे जरूरत है, मैं अगले 10 दिन बाद ये पैसा उसके बैंक में ट्रांसफर कर दूं। तो वो जो आपने 10 दिन के लिए भी लिया है, यानी एक छोटे टाइम के लिए, वो भी क्या माना जाएगा, वो भी अपराध माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि आपने उसकी इजाजत के बगैर उसके पैसे को यूज किया है। इलिस्ट्रेशन क्या कहता है, ए फाइंड ए गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड, ए क्या करता है, ए को एक क्या मिलता है, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट मिलता है, यानी किससे मिलता है, जेड से मिलता है। बिंग ए ब्रिंगिंग ए बैंक इंडोर्समेंट, किसके लिए, बैंक इंडोर्समेंट के लिए। ए नोइंग दैट द नोट बिलोंग टू जेड, ए अच्छे से जान कि जो नोट है वो किसका है, जेड का है। प्लेस इट विद अ बैंकर एज ए सिक्योरिटी फॉर अ लोन, क्योंकि वो उसके लिए कैसा है, वो उसके सिक्योरिटी लोन के लिए, यानी उसने वो जो जमा कर, किसके लिए जमा करना है, सिक्योरिटी लोन के लिए। इंटर्निंग ए फ्यूचर इन टाइम्स टू रिस्टोर, और वो उसको क्या करता है, अपने पास रिस्टोर करके जमा रख लेता है। Z has committed an offense under this संहिता, Z ने क्या किया है, किसका, सॉरी, A has committed offense this संहिता, A ने क्या किया है, इस संहिता के अंदर अपराध किया है। क्योंकि देखिए उसने ऐसे क्यों रखा, उसने क्या सोचा है कि उसने ये अपने पास ये सोच के रख लिया कि फिलहाल तो मुझे जरूरत है, मैं अपने पास रख लूंगा, बट फ्यूचर टाइम टू रिस्टोर, और मैं फ्यूचर में इसे जमा कर दूंगा, यानी जो चीज मैंने बोली थी वही सेम इलस्ट्रेशन में, कि उसे एक ए से एक ए क्या होता है, जेड को देता है, क्या देता है, सॉरी, जेड ए को देता है एक गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, वो उसे कहता है कि भाई तू इसे बैंक में जमा कर दो। क्यों, क्योंकि वो उसके किस लिए, वो उसके जो उसे अपना लोन देना है, यानी जो उसे लोन देना है उसकी, उसे मान लीजिए एक किस्त जमा करने, तो उसके लिए देता है कि भाई तू इसको जमा कर देना। एक क्या करता है, उसको अपने पास रख लेते, तो ये सोचता है कि फ्यूचर में मैं इसको जमा कर दूंगा बैंक में। तो उसने क्या किया है, उसने भी ये ऑफेंस कमिटेड किया, क्योंकि देखिए उसने, जेड ने अपने भरोसे से उसको दिया था, अब उसने क्या किया, उसका भरोसा तोड़ा, उसको बिना बताए यूज किया, यानी एक छोटे समय के लिए भी रखना क्या माना जाएगा, मिस अप्रोप्रिएशन माना जाएगा। जो एक्सप्लेनेशन वन आपसे कहता है। अब एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है, a person who find property not in his possession, not in the possession of any other person, यानी एक क्या है, एक व्यक्ति है जिसे कोई प्रॉपर्टी मिलती है जो किसी की पोजेशन में नहीं है। ध्यान से समझिए, आपको समझ आ जाएगा। एंड टेक सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग इट, और उसने वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, वो अपने पास रख लेता है, और रिस्टोरिंग इट, और उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको रिस्टोर करके रख लेता है। कैसे, द ओनर, यानी उसे उसका ओनर का तो नहीं पता अभी तक,
अब क्या है, डज नॉट टेक ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन डिसऑनेस्टली, तो यहाँ पे उसने क्या किया, कोई मिस अप्रोप्रिएशन किया, कोई दुर्विनियोग क्या नहीं किया, एंड इज नॉट गिल्टी एन ऑफेंस, अभी तक वो क्या है, इस अपराध का क्यों गिल्टी नहीं, क्योंकि देखिए उसे मान लीजिए एक सड़क पे एक प्रॉपर्टी कोई चीज मिली, चाहे गोल्ड रिंग हो चाहे कोई फोन हो, वो उसे उठाता है, उसे उसके ओनर का नहीं पता, और वो उसे उठा के क्या कर लेता है, अपने पास रख लेता है। तो अब उसने कोई चीटिंग करी नहीं करी, उसने मिस अप्रोप्रिएशन किया नहीं किया, तो वो क्या है, अभी तक इस ऑफेंस का गिल्टी नहीं है। ये क्या थी, ये सिचुएशन 1 थी। अब आ जाते हैं इसकी सेकंड सिचुएशन, यानी जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो 1 2 करके ऐसे डाल सकते हैं, जिससे आपको लर्न करने में आसानी है। बट अब यहाँ पे आता है बट, यानी ये बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बट, क्योंकि ये से डिफाइन कर रहा है कि अब सेकंड सिचुएशन क्या होती है। ही इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अबव डिफाइंड इफ ही अप्रोप्रिएट और टू हिज ऑनर, यानी वो अब गिल्टी है, कब गिल्टी है, जब उसको पता है कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, और वो उसे क्या कर रहा है, वो अगर इसे अपने यूज के लिए कर ले, यानी देखिए अभी तक तो उसे एक सामान मिला, उसने अपने पास रख लिया। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी रोड पे मिलती है तो जिम्मेदारी क्या है कि आप जाएं कि नियर बाय जो भी आपके पुलिस स्टेशन है, वहां जाके ये चीज बताएं, लिखवाएं, वो प्रॉपर्टी उनको दें, ताकि वो उसके राइट ओनर तक पहुंचा दें। अभी तक तो उसने कोई अपराध नहीं किया था, उठाया और अपने पास रख लिया, बट अगर वो उसको अपने ओन यूज के लिए, जो उन्होंने कहा यूज ही ओन यूज, यानी वो उसको यूज कर रहा है किसके, अपने लिए, व्हेन ही नो और हैज द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ओनर, जबकि वो जानता है या डिस्कवर कर सकता है किसको, उसके राइट ओनर को, और बिफोर ही हैज यूज्ड डिसम्बर मींस टू डिस्कवर एंड गिव नोटिस टू ओनर, एंड he kept the property a reasonable time to enable the owner to claim, यानी वो क्या कर सकता है कि वो उसको उसके ओनर को ढूंढे और उसके ओनर को बताए कि आपकी प्रॉपर्टी मेरे पास है, आप इसे आके मेरे पास से ले सकते हैं। और वो फिर भी अगर वो ऐसा नहीं करता और उसको क्या कर रहा है, अपने यूज के लिए, अपने खुद के लिए उसको यूज करता है, कैसी प्रॉपर्टी को, जो उसको मिली है, तो वो उसको क्या होगा, तब वो अपराध माना जाएगा। क्योंकि देखिए उससे क्या, मान लीजिए आप ये, आपको इस चीज से समझिए कि एक व्यक्ति है, उसको एक क्या मिलता है, उसको एक वो मिलता है एनवलप, एनवलप में क्या है, एक चेक पड़ा हुआ, अब उस चेक को उठाए और अगर जाए और बैंक से उसको चेंज कराए और वो पैसा अपने लिए यूज कर ले, तो ये क्या होगा, ये मिस अप्रोप्रिएशन होगा। बट अगर वो क्या करे, वो उस चेक को उठाए और उस चेक पे देखिए उस व्यक्ति का नाम भी पड़ा होगा, और उससे वो उसे ढूंढने की कोशिश करे और उससे कहे कि भाई जब वो उसे मिल जाए कि तू आके अपनी ये संपत्ति मुझसे वापस ले ले, तो वो क्या होगा, वो अपराध नहीं होगा। ठीक है, आई होप अब आपका एक्सप्लेनेशन टू अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या कर सकते हैं, व्हाट द रीजनेबल मीन्स, व्हाट इज द रिजेंबल टाइम इन सच अ केस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी ऐसी दशा में युक्तियुक्त साधन क्या है, जब युक्तियुक्त समय क्या है, तथ्य का प्रश्न है। क्या तथ्य का प्रश्न है, इट इज नॉट नेसेसरी, यानी ये जरूरी नहीं है, दैट द फाइंडर शुड नो हु इज द ओनर द प्रॉपर्टी, यानी ये जरूरी नहीं है कि आप ये चीज जानते हो कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, और दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन इज ओनर, या कौन इस प्रॉपर्टी का असली ओनर है, यानी ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। इट इज द सफिशिएंट एट द टाइम ऑफ द अप्रोप्रिएटिंग ही डज नॉट बिलीव इट टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी और गुड फेथ बिलीव दैट रियल ओनर कैन नॉट बी फाउंड। अगर देखिए वो जो प्रॉपर्टी है, यानी आपके पास क्या ही है, इसमें ये कहता है कि यह जानना आवश्यक नहीं कि पाने वाला यह जानता हो कि प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ओनर कौन है, यदि उसको विनियोजित करते हुए वह विश्वास है कि वह संपत्ति उसको है, यानी अगर जो संपत्ति, यानी ही सफिशिएंट टाइम टू अप्रोप्रिएटिंग, और उसको क्या है, ही इज गुड फेथ बिलीव, यानी वो जो कार्य कर रहा है गुड फेथ में कर रहा है, और वो ये सोचता है कि रियल ओनर कैन नॉट बी फाउंड, या फिर उसका रियल ओनर नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो यानी जब उसने वो चीज उठाई, उसको तो नहीं पता था ना कि ये संपत्ति उसकी है या नहीं है, और वह सद्भावना पूर्वक ये विश्वास कर ले कि उसको उसके ओनर का नहीं पता, या उसको उसका ओनर नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करता है, वो उस प्रॉपर्टी को रख लेता है। यानी उसने ढूंढने की भी कोशिश करी, उसने देखा भी,
तो उसको क्या हुआ, वो ऑनर मिला ही नहीं, तो फिर क्या ऑप्शन है उसके पास, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, यानी वो वेट करेगा कि जब तक इसका ऑनर मिल सकता, तब तक वो इसे गुड फेथ में क्या करेगा, अपने पास रख सकता है। ठीक है, अब हम इसका कर लेते हैं एक इलस्ट्रेशन डिस्कस, जिससे क्या होता है, हमें चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे ए फाइंड अ वैल्यूएबल रिंग नॉट नोइंग टू होम इट बिलोंग, यानी ए क्या करता है, फाइंड तो उसे एक रिंग मिलती है जो कैसी है, वैल्यूएबल है, पर वो क्या जानता है, वो नहीं जानता है किसकी है। ए सेल इज इमीडिएटली, अब ए क्या करता है, उसे सेल कर देता है। मैंने आपको ये पहले बताया कि अगर आप ऐसा कर, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जिसे कोई चीज मिली और आप उसको पुलिस को ना देके क्या करते हैं, या उसका ओनर नहीं ढूंढते और उसे अपने लिए यूज करते हैं, तो इससे के अंदर क्या होगा, गिल्टी माने जाएंगे। विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ओनर, वो क्या करता है, उसके ओनर को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता, तो ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो ए क्या माना जाएगा, इस सेक्शन के अंदर गिल्टी माना जाएगा। इससे रिलेटेड एक और है, एक मिनट रुकना। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किस चीज के, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे सबसे ज्यादा, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया वो तो इम्पोर्टेंट है, बट ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पे सेक्शन बेस्ड है, प्रॉब्लम बेस्ड है, इलस्ट्रेशन बेस्ड है, हर तरीके से इंटरव्यू में, मेंस में पूछे जाने वाले सेक्शन है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे काउंट नहीं होती, किसमें, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। ठीक है, अब ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, देखिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पहले हम यही समझ लेते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है क्या। एक व्यक्ति है, वो आप पे भरोसा करके अपनी कोई चीज क्या करता है, आपको देता है कि मैं जा रहा हूँ, वापस आऊंगा, आपसे ले लूंगा। आप क्या करते हैं, उसकी गैर हाजिरी में उसकी प्रॉपर्टी को उठाते हैं और मार्केट में बेच देते हैं और उसका पैसा यूज कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी आपने क्या किया, उस व्यक्ति का विश्वास को तोड़ा है, आपने उसके विश्वास को तोड़ा है, तो ये क्या हो गया, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। हम शायद कुछ छोड़ के आए हैं क्या, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे हाँ, हमारा एक सेक्शन तो रह गया, मुझे लगा 315 हमसे छूट गया, तो हम पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पास्ड बाय डिसीज अंडर पर्सन एट द टाइम ऑफ दिस डेथ, यानी ऐसी किसी प्रॉपर्टी का क्या करना, दुर्विनियोग करना, कब, जब मरने वाले व्यक्ति के पास वो प्रॉपर्टी पहले से थी। अब कैसे समझिए इसको, ऐसे समझिए कि एक सर्वेंट है, वो एक आदमी के यहाँ पे नौकरी कर रहा है, वो जो घर, उसका जो सामान उस घर में रहता है, वो सब किसका होगा, मरने से पहले वो किसकी प्रॉपर्टी, उस स्वामी की। अब वो स्वामी की डेथ हो जाती है अचानक, अब वो जो सर्वेंट है वो उसको, जो उसकी प्रॉपर्टी, उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसको ऐसे यूज करता है जैसे वो उसकी खुद की हो, तो ये भी क्या है, ये अपराध माना जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी, ये प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति की है जो अब इस दुनिया में नहीं है। आई होप ये चीज समझ आ गई हो, तो इसे को एक बार फिर भी पढ़ लीजिए। Whoever dishonestly misappropriation or convert to his own any property, knowing that such property was in the possession of deceased person at the time that the person deceased, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए, अपने मतलब के लिए तो कन्वर्ट कर ले या यूज कर ले, किसको, किस तरह से, डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन से, जो किसकी, जो उसकी खुद की नहीं है, एंड हैज नॉट सिंस बीन इन द पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और उसमें उसकी क्या है, कोई भी पोजेशन भी नहीं है, लीगली एंटाइल्ड टू सच पोजेशन, और उसकी क्या है, मैं आपने बता दिया कि उसके उस पर कोई भी पोजेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि वो उस व्यक्ति की थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच मे बी टर्म टू 3 years, तो ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा होगी, 3 साल की, एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और क्या होगा, फाइन भी पे करेगा। एंड इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ सच पर्सन डिसीज एंड वॉज एम्प्लॉयड, अगर वो क्या है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का जो मर गया उसका क्या है, एम्प्लॉयर है, हैज ए क्लर्क और सर्वेंट, या फिर कोई क्लर्क है या सर्वेंट है, द इम्प्रिजनमेंट में बी एक्सटेंड टू 7 years, तो वो उसमें कितना कन्वर्ट हो जाएगा, उसको सजा कितनी होगी, 7 साल की, यानी कोई अननोन व्यक्ति अगर
ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो 3 साल की सजा, क्लर्क है, एम्प्लॉय है, सर्वेंट है, उसको कितनी सजा होगी? 7 साल की। जैसे जेड डाई इन पोजेशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी, जेड क्या करता है? मर जाता है और वो उसके पोजेशन में जो फर्नीचर है और मनी है। हिज सर्वेंट, पहले नाम पढ़ लीजिए, उसके सर्वेंट के बारे में बात हो रही है। ए यानी उसका सर्वेंट कौन है? ए है। बिफोर द मनी comes into a possession of any person entitled to possession, और वो क्या करता है? उसकी चीज को अपने लिए ऐसे यूज करता है जैसे उस पे उसके पोजेशन हो। डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन, उस किस तरीके से? डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट से। ए हैज कमिट द ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन, तो ए ने क्या किया है? इस सेक्शन के अंदर अपराध किया है, क्योंकि वो क्या था? वो सर्वेंट था। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, अभी हमने सजा डिस्कस किया है कि सर्वेंट है तो उसको सजा कितनी होगी? बिना ऊपर देखे सिर्फ इलस्ट्रेशन पढ़े सजा बताए, ठीक है? यानी एक सर्वेंट था, उसके मालिक के पास क्या था? फर्नीचर था, मनी था। उसकी डेथ के बाद क्या करता है? वो उसके फर्नीचर और उसके मनी को ऐसे यूज करता है जैसे वो उसकी अपनी पोजेशन में। कैसे? डिस ऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करके। तो उसने क्या किया? इस सेक्शन के अंदर अपराध किया। बट आप ये मुझे बताएंगे कि इसकी सजा कितनी होगी? 3 की होगी, 7 की होगी, बट आप बिना सेक्शन पढ़े बताएंगे और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी पता लगे आपको कितना समझ आता है। अब आ जाते हैं लास्ट, हमारा सॉरी लास्ट नहीं, आज हमारा 316। अब 316 हमसे क्या कहता है? ये कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी आप किसी के क्या कर रहे हैं? भरोसे को तोड़ रहे हैं। कैसे? बहुत सारे तरीके हैं, आप देख लीजिए। whoever being इन एनी मैटर इंटरेस्ट एंड विद प्रॉपर्टी, यानी अगर कोई व्यक्ति जो कोई संपत्ति या कोई संपत्ति का आधिपत्य है, ठीक है, और विद द डोमिनोस विद प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज, यानी वो उसकी प्रॉपर्टी को कैसे मिसअप्रोप्रिएट करके कन्वर्ट करके यूज कर लेता है, किस में? जैसे उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो, और डिसऑनेस्टली यूज और डिस्पोज दैट प्रॉपर्टी इज violation of any direction of law prescribing the mode of which such trust is discharged, or any legal contract express the implied which he made touching the discharge of any trust, or willfully suffer that person so to do commit a criminal breach of trust, यानी उसने कैसा अपराध किया? उसने अपराध किया है किसका? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। यानी इसे अगर हम बियर एक्ट से पढ़े, बियर एक्ट हमसे क्या कहता है कि जो कोई संपत्ति या संपत्ति का कोई भी आधिपत्य किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित करता है, यानी उसे अपने यूज के लिए यूज कर रहा है। जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना हो उसको विहित करने वाली विधि का निर्देश या ऐसे न्यास के बारे में के द्वारा की गई अभिव्यक्ति क्या होता है? अतिक्रमण करके बेईमानी से संपत्ति का उपयोग करे। तो जानबूझकर अन्य किसी व्यक्ति का ऐसा करना या सहना आपराधिक न्यास बन जाएगा। यानी आप अगर किसी व्यक्ति का जो आप पे भरोसा करके अपनी कोई चीज आपके पास छोड़ता है, आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरह या उसको यूज करते हैं जैसे वो आपकी प्रॉपर्टी है, उसके उसे बिना बताए, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि आपने क्या किया? उसके साथ आपराधिक न्यास भंग किया, उसके ब्रीच यानी उसके जो ट्रस्ट है उसको तोड़ा है। अब इसकी कंडीशन भी है, कंडीशन देख लीजिए। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सप्लेनेशन 1 पे। अब देखिए अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है। अब इसमें कुछ कंडीशन है, अब हम उस चीज को पढ़ लेते हैं। देखिए हम इसे बियर एक्ट से पढ़ेंगे तो शायद हमें समझना है, इसीलिए मैं आपको इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ ताकि आपको इसे समझना बहुत आसान हो जाए। ये क्या कहता है? अ पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉय और ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट वेदर एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 17, यानी सेक्शन 17 के अंदर क्या एम्प्लॉय है, प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952, यानी इस एक्ट के अंदर, और who not deduct the employer contribution from the wages payable or employee for credit for a provident fund or family pension। ये चीज आपको याद रखनी है किस चीज की, और इसमें क्या दिया गया है? फैमिली पेंशन दी और एम्प्लॉय फॉर क्रेडिट टू प्रोविडेंट फंड, यानी जो एम्प्लॉय को क्या मिलता है? जो पीएफ मिलता है वो, या फैमिली पेंशन है। फंड एस्टेब्लिश्ड एंड एनी लॉ for a time being in force shall be deemed to have been interest with the amount of the contribution so deducted by him, यानी जो उसके द्वारा काटा जा रहा है। इफ ही मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन टू सेड फंड इन violation of said law shall be deemed
to him dishonestly use amount said contribution is violation for a डायरेक्शन लॉ इज ऑफसाइड। यानी ये क्या कहना चाहता है, ये कहता है आपसे कि जो कोई इस अधिनियम के धारा 17 के अंदर, यानी जो हमें दिया है सेक्शन 17 के अंदर, जो किसके से रिलेटेड है, हमारा प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविडेंट एक्ट 1952, वो क्या करता है अपने कर्मचारियों के भविष्य के लिए, यानी जो उसके एम्प्लॉय हैं, मैंने आपसे बताया एम्प्लॉय और या फैमिली पेंशन के लिए क्या कर रहा है, अंशदान, यानी जो क्या काटता है वो कंट्रीब्यूशन, यानी जो अंशदान है उसको क्या कर रहा है, काट सकता है, यानी डिडक्ट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन टू डिडक्ट, यानी उन चीजों को काट के क्या करता है, अपने पास रखता है, रखता है। और वह अगर उन चीजों को समय पर जमा नहीं करता, यानी उसका देखिए वो जो डिडक्ट करके उन चीज को अपने पास रख रहा है, डिफॉल्ट इन द पेमेंट कंट्रीब्यूशन इन फंड द वायलेशन, यानी वो उसको अगर क्या करता है समय पर जमा नहीं करता। देखिए वो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है, फैमिली पेंशन है, उसके पैसा आ रहा है, या पीएफ कटता है एम्प्लॉयज का, वो पैसा उसकी जिम्मेदारी क्या है कि उनको समय पर बैंक में जमा कर दे, यानी जब उस व्यक्ति को उन चीजों की जरूरत हो तो वो क्या करे, उसे यूज कर ले। अगर वो ऐसा नहीं करता, यानी उनको डिसऑनेस्टली अपने लिए यूज कर लेता है, यानी वो यूज कैसे करता है, डिसऑनेस्टली यूज द अमाउंट सेल्फ कंट्रीब्यूशन वायलेशन इन डायरेक्शन लॉ इन अफोसाइड, यानी वो क्या कर रहा है, इस अमाउंट को अपने पर्सनल यूज के, अपने पर्सनली यूज के लिए यूज कर लेता है, उस अमाउंट को उन व्यक्तियों को ना देकर, जिनकी वो पेंशन है, जिनका वो फंड है, उन्हें ना देकर अपने लिए यूज कर लेता है। तो ये भी क्या कहलाया जाएगा, ये भी मिस एप्रोप्रिएशन, यानी सॉरी ये भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाएगा, क्योंकि आपने बिना किसी से पूछे उसकी संपत्ति को अपने लिए क्या किया है, यूज किया, कैसे, डिसऑनेस्टली। आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब इसका एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, देखिए ये जो हमें चीजें बताई गई है ना, ये हमें क्यों बताई गई, क्योंकि इस तरह के अपराध क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। व्यक्ति क्या सोचता है, अरे इसको क्या पता चलना है, और मैंने ऐसा कर भी लिया तो मुझ पे क्या चार्ज लगने, इसीलिए ये सेक्शन यहाँ पे डाले गए हैं, चाहे बीएनएस हो या आपके आईपीसी हो, वहां पे भी थे आईपीसी में और ये बीएनएस में, ताकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करे तो उसके दिमाग में डर होना चाहिए कि कानून आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, आप माफी के काबिल नहीं हो, क्योंकि जिन लोगों का पैसा है, पैसा उन्हें ही मिलना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन 2 इसकी क्या कहता है, अ पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉय हु डिडक्ट द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस पेएबल टू एम्प्लॉय or credit to the employee, state insurance funds held administration by employees, state insurance corporation established under the employees state insurance act, yeah, ठीक है, 1948 shall be deemed to have been insured the amount of the contribution so directly by him and if take default से, यानी जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है उसी का ये दूसरा पार्ट है। अब इसमें ये क्या कहता है, ये इसमें कहता है कि जो कोई जो व्यक्तियों के वेतन, यानी व्यक्तियों के वेतन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई के अंशदान को, यानी उसके अंशदान को, उसके कंट्रीब्यूशन को क्या करता है, काटता है, या उस राशि का और क्या है वो ट्रस्टी माना जाएगा यदि वह इस राशि को फंड में जमा ना करते। यानी देखिए एक व्यक्ति है, वो जो अपना कार्य कर रहा है, यानी वो जो उसे मिलता है, स्टेट इंश्योरेंस मिल रहा है, या जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपने देखी है, उनमें क्या होता है, उनमें पैसा जमा होता है, आप जाते हैं उनमें पैसा जमा करते हैं, किस लिए जमा करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए। और अगर वो व्यक्ति उस पैसे को जमा ना करे, अपने यूज के लिए रख ले, अपने लिए काम में ले आए, डिसऑनेस्टली कर रहा है, बिना बताए कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी इसके अंदर क्या कहलाएगा, अपराध कहलाया जाएगा। किस चीज का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति बड़े ही विश्वास के साथ अपना पैसा बैंक में जमा करता है, क्यों, चाहे वो इंश्योरेंस करा के करे या कैसे भी एफडी कराए, वो कुछ भी कराए, तो उसके उद्देश्य क्या है कि ये उसके फ्यूचर में काम है, आप उस चीज को अपने लिए यूज कर ले, उस बंदे के पास कुछ ना बचे, तो ये क्या होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्योंकि आपने जो भी उससे पैसा लिया उसने तो आपको भरोसे से देता, आपने क्या किया, उसका भरोसा तोड़ा और वो चीज अपने लिए यूज कर ली। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी कर्मचारियों की सैलरी से काटा गया पीएफ या ईएसआई का पैसा नियोक्ता की संपत्ति नहीं होता, इसे जमा न करना क्या होता है, अपराध माना गया है। आई होप अब आपको ये चीज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें कुछ इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन बहुत सारे हैं, ये आप अपना देख लीजिएगा एक बार। इसमें एक इलस्ट्रेशन है बी,
वो हम डिस्कस जरूर कर लेते हैं, क्योंकि हम देखिए एक इलस्ट्रेशन तो अपने यहाँ पे जरूर डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये चीजें समझ आ जाए। बी क्या कहता है? ए इज अ warehouse keeper that going on a journey entrusts his furniture to A under a contract that it shall be returned on payment of a special sum of warehouse room. A dishonestly sell the goods. A has committed breach of trust. यानी ए क्या है? एक क्या है? एक हाउस हो वेयर हाउस कीपर है, ठीक है। वो क्या करता है? ये यात्रा पे जाते हुए, यानी जेड क्या कर रहा है? गोइंग ऑन अ जर्नी। ये जेड क्या कर रहा है? यात्रा पे जाता है। एंड ट्रस्ट द फर्नीचर, और वो क्या करता है? जो उसका फर्नीचर है, उसके पास जो चीजें हैं, वो क्या करता है? अब फर्नीचर क्या के पास उस संविदा के अधीन न्यस्त कर, यानी वो क्या कहता है कि भाई ये जो मेरा सामान है इसे तू अपने पास रख, और जब मैं वापस लौट के आऊं तो तू इसको मेरे को वापस कर दियो। अब वो जो ए था उसने क्या किया? ए ने क्या करा? डिसऑनेस्टली सेल द गुड्स। ए ने क्या किया? उसकी डिसऑनेस्टली वो जो फर्नीचर था उसको, यानी सेल द गुड्स, उसकी चीजों को बेच दिया। ए ने तो बड़े भरोसे से अपनी चीजें उसके पास रखी, भाई तेरे पास ये वेयर हाउस है, मेरे को जर्नी पे जाना है, तू मेरा ये फर्नीचर है अपने यहाँ पे रख ले, और जिस टाइम मैं वापस आऊंगा तो मुझसे अपना पैसा ले लियो भाई जो इसको रखने का है, और मैं ये चीजें वापस देती हूँ। अब ए ने क्या करा? वो तो चला गया, उसकी चीजों को उठाया और मार्केट में बेच दिया। तो उसने क्या किया? ए हैज कमिटेड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसने क्या किया है? आपराधिक न्यासभांग का अपराध किया है। क्यों किया है? क्योंकि देखिए ए ने तो जेड ने तो बड़े भरोसे से ए पे विश्वास करके अपना सामान उसके हाथ छोड़ के गया। ए ने क्या किया? उसके सामान को उसकी जरूरत के बिना मार्केट में बेच दिया, यानी उसके भरोसे को तोड़ दिया। अब आ जाते हैं ये तो हो गई है 5 इलस्ट्रेशन है, 5 नहीं है 6। आप इनको देख लीजिएगा, कोई चीज समझना है तो पूछ लीजिए। अब हम इसमें पढ़ते हैं। अब इसके देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता क्या है, उसकी कंडीशन क्या थी, यानी आपका पीएफ कटना हो, इंश्योरेंस हो, ईएसआई हो, अगर वो पैसा क्या है, दो कंडीशन है ना, या तो आपका पीएफ की है कि पीएफ जमा हो रहा है, बंदा आपका पीएफ ना जमा करे, कफन ना काटे, अपने पास रख ले, या ईएसआई है यानी आप अपनी इंश्योरेंस के लिए कोई रकम जमा कर रहे हैं, वो जमा ना करके वो अपने यूज के लिए रख ले, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अब ऐसा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो हो गया, अब इस पे क्या होनी चाहिए? इसकी सजा भी तो होनी चाहिए। अब हमारा सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, 4, 5 क्या बताते हैं? हमें इसकी सजा बताते हैं। अब पहले देखिए, हु हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, किस चीज का अपराध करता है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, shall be punished with the imprisonment either discretion which may be extended to 5 years। यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट किसकी दी है? सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की दी है। यहाँ पे कोई कंडीशन शो नहीं हुई है, कोई भी कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये सजा किसकी है? ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की सजा है। कितनी सजा है? 5 साल की, या तो विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। अब कंडीशंस भी तो होंगी अलग अलग, जो हम पढ़ के आए हैं उसकी कंडीशंस भी तो होंगी, अब हम उन्हें पढ़ लेंगे। यानी वहां पे सजा कितनी बैठेगी? whoever bring interest with property as a carrier, where finger or warehouse keeper committed criminal or breach of trust। यानी अगर कोई व्यक्ति जो क्या है? कैरियर है, वेयर फिंगर है, हाउस कीपर है, वो क्या करता है? कमिट करता है। क्या कमिट करता है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी के पास रख के जा रहा है, और वो ऐसा कोई व्यक्ति क्या करता है? अपराध करता है क्रिमिनल और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का इन रेस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी, यानी उसकी प्रॉपर्टी को बेच दे जिसे वो बड़े भरोसे से उसके पास छोड़ के गया, तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी? ऐसी कंडीशन में सजा होगी 7 साल की, एंड शो बी लायबल टू फाइन। यानी अगर एक वेयर हाउस वाला, कैरियर वाला, वेयर फिंगर वाला अगर ऐसा कोई अपराध कमिट करता है, उसको सजा कितनी है? 7 साल की। किसके साथ? फाइन के। नेक्स्ट 4 क्या कहता है? हु एवर बींग ए क्लर्क, सर्वेंट और एम्प्लॉय। अब ये चीज आपके लिए यूजुअली है, आप इन चीजों को ना नोट किया करो, लिखा करो, लिखने से याद भी होता है,
ठीक है, यानी क्लर्क है, सर्वेंट है, एम्प्लॉय है, एंड बीइंग इन एनी मैनर इन इंटरेस्ट इन सच कैपेसिटी विद प्रॉपर्टी और विद डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्लर्क है, सर्वेंट है, एम्प्लॉय है, वो अपने किसी मालिक की किसी संपत्ति का गलत उपयोग करता है या उसकी संपत्ति को क्या करता है, बेचता है, तो वो क्या कमिट करता है, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध करता है। किससे? इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के लिए। तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा होगी? 7 साल की, और उसे क्या पे करना होगा? फाइन भी। किस व्यक्ति को होगी 7 साल की सजा? अगर कोई क्लर्क है, सर्वेंट है, एम्प्लॉय और अपने मालिक की किसी संपत्ति का क्या करता है, गलत यूज, यानी उसकी इजाजत के बिना उसकी संपत्ति को यूज करता है, बेच दे या किसी भी तरीके यानी उसके साथ विश्वासघात करे, तो सजा कितनी है? 7 साल की, और उसके साथ कितना है? फाइन पे करना होगा। नेक्स्ट 5 क्या कहता है? सबसेक्शन 5, whoever being in any manner interest with property or with any dominion over property in his capacity of a public servant। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पब्लिक सर्वेंट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इन द वे ऑफ बिजनेस एज ए बैंकर, या फिर वो क्या है? बिजनेस एज ए बैंकर, मर्चेंट, फैक्टर, ब्रोकर, अटर्नी और एजेंट कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी अगर कोई व्यक्ति जो क्या है, या तो पब्लिक सर्वेंट है, या बिजनेस एज ए बैंकर है, मर्चेंट है, फैक्टर है, ब्रोकर है, अटर्नी है, ये सब क्या करते हैं? अगर कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्या करते हैं? अपराध करते हैं। किसके खिलाफ? प्रॉपर्टी के खिलाफ, क्योंकि ये सेक्शन किससे जुड़ा है? मूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा है। मनी मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इन लोगों के द्वारा क्या होगा? अगर अपराध है तो सजा कितनी होगी? 10 साल की, और उसके साथ उसे पे करना होगा फाइन भी। आई होप अब आपको ये चीजें बहुत अच्छी से समझ आ गई होंगे, आपको पता लग गया होगा कि हमने इसमें क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। क्योंकि देखिए ये क्या था, एक इम्पोर्टेंट हमारा सेक्शन था, और ये जो हमारा पार्ट था, ये वाला जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, हम अपना कल शुरू करेंगे। आज हमने किस पे डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया हमारा क्रिमिनल ब्रीच यानी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के जुड़े हुए हमारे जितने सेक्शन थे, उन सेक्शंस को हमने आज अपना कवर कर लिया। अगर आपको इन सेक्शन में कुछ भी ऐसा है जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है, जिन पे आपको डाउट है, या जिनकी लैंग्वेज समझ नहीं है, या कोई इलिस्ट्रेशन जब आप पढ़ रहे हैं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपको आंसर आपका जरूर मिलेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी नीड है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और आप नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं, सब्जेक्ट चाहते हैं, एमसीक्यूज चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।